हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी फ़िल्म के बारे में जो आई थी सन 2002 में। इस फिल्म की इतनी चर्चा का जो सबसे बड़ा कारण था वो थी इस फिल्म की स्टारकास्ट, इस फिल्म के सेट्स और इस फिल्म के कॉस्ट्यूम। अदरवाइज़ कहानी के बारे में तो सबको पता ही था और कहीं ना कहीं फिल्म की एंडिंग के बारे में भी सबको पता था। मैं बात कर रही हूँ संजय लीला बंसाली की फिल्म बेवड़ा दास की। जी हाँ, जिसे आप लोग देवदास के नाम से जानते हैं। देवदास कैसे बना बेवड़ा दास? मुझे लगता है इस फिल्म का नाम यही होना चाहिए था, क्योंकि मुझे ये फिल्म बिल्कुल भी रास नहीं आती। इस फिल्म के गाने, इस फिल्म को जिस तरीके से फिल्माया गया, डायरेक्शन, वो एक नंबर हो सकता है, लेकिन जो फिल्म की कहानी है वो बिल्कुल भी एक नंबर नहीं थी, बल्कि वो तो कोई नंबर देने लायक ही नहीं है मेरी नज़र में। क्योंकि इसमें नशाखोरी को कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिखाया गया है वो बहुत ही इरिटेटिंग है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है कि एक पढ़ा लिखा लड़का जब प्यार में नाकामयाब होता है तब वो किस तरीके से शराब का सहारा लेता है अपने परिवार को परेशान करने के लिए, उनका अहंकार तोड़ने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जान किसकी गई? देवदास की गई, है ना। किसी को कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं। चार आंसू परिवार भी बहाएगा, फिर वो भी जो है बहती नदी के साथ, दुनियादारी लोकाचारी के साथ हर किसी को आगे बढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि यही ज़िंदगी है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अगर आप ज़िंदगी को जियोगे नहीं तो फिर कहीं ना कहीं आप उस खुदा की, भगवान की जो है वो बेइज्जती करोगे जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है। और तुम नित्य कर्म जो भी तुम्हें करने हैं, व्यावहारिक, आध्यात्मिक, तुम उससे पीछा छुड़ा रहे हो, तो बिल्कुल भी ये बात तो गवारा नहीं होगी। और ऐसे लोग जो नशाखोरी में पड़ जाते हैं, नशाखोरी तो देखिए अब आज के टाइम में भी देखिए डबल ट्रिपल नशाखोरी चल रही है। जो पदार्थ है, जो व्यसन कुसंग है, उसमें तो चल ही रही है, बल्कि एक और नशा आ गया है और वो है दवाइयों का। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां आजकल आ गई हैं। और छोटे छोटे उम्र के बच्चे वो दवाइयां खाकर कितने कितने घंटों सो सो कर बिता देते हैं, क्योंकि इस तरह की जो दवाइयां होती हैं उसमें नशा, थोड़ा सा नशीला पदार्थ मिलाया जाता है, नींद की दवाइयाँ मिलाई जाती हैं, जिससे क्या दिमाग को थोड़ा रेस्ट दिया जाए। और पता नहीं कितने घंटों तक आप इस दवाई को खाकर सोए रहते हैं, क्योंकि अगर दिमाग जागा रहेगा तो परेशान करेगा। तो बेहतर है दिमाग को सुला दो और खुद ही सो जाओ। एक तरीके से आप मरने से पहले मरने की रिहर्सल कर रहे होते हो कितने कितने घंटों सोकर, क्योंकि इस तरह की आप दवाइयाँ खाओगे, नींद आएगा आपको, थोड़ा माइंड आपको रिलैक्स होगा। इसी चक्कर में लोग, कितने लोग तो नींद की दवाइयाँ खाकर सोते हैं। कितने लोगों को नींद नहीं आती है तो डॉक्टर उनको नींद की दवाइयाँ तक देते हैं। कई लोगों को तो नींद भी नहीं आती है। नींद भी एक नेचुरल गिफ्ट है, उसको एक नेचुरल गिफ्ट की तरह नहीं बल्कि अब ज़ोर ज़बरदस्ती से लोग लाते हैं। और नींद क्यों नहीं आती है? बेकार की टेंशन से, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से, पता नहीं हाइपरनेस से, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। तो ऐसे में जब आप ऐसी फिल्में देखते हो जहाँ पर एक आदमी, एक लड़का पढ़ा लिखा जो विदेश से पढ़ लिख कर आया है, डिग्रियाँ लेकर आया है, वो मोहब्बत में नाकामयाब होने के बाद उसने जो है दारू से ही जो है वो शादी कर ली है। एक तरीके से दारू को ही पारो समझ लिया है उसने। मतलब ये कितनी विचित्र बात है कि उसने जो मज़े, जो पारो की आंखों में डूब के लेने थे, वो दारू को पीकर वो मज़े लूट रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये क्या, मतलब ऐसी फिल्में जो है लोगों को क्या सिखाती हैं। वैसे ये कोई फिल्म ओरिजिनल तो थी नहीं, ये एक उपन्यास, एक नॉवल से इंस्पायर थी। और उसके बाद 1955 में भी दिलीप कुमार साहब ने भी यही रोल अदा किया था। और उनके साथ दो हीरोइन थी, पारो यानी कि सुचित्रा सेन, और चंद्रमुखी का किरदार निभाया था वैजंती माला ने।
तो उन्होंने ये फ़िल्म की थी, तो उसके बाद जो है कई साल बाद जो है वो हिंदी में शाहरुख खान को ये रोल मिला, फिर माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय। तो मतलब एक बेहतरीन स्टार कास्ट। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे जो है ना, मैं चाहती थी कि माधुरी की जगह कोई और एक्ट्रेस चंद्रमुखी के लिए ज़्यादा अच्छी लगती, जैसे कि रानी मुखर्जी या प्रियंका चोपड़ा, कोई कोई ऐसी लड़की जिसमें ना वो एक अलग बात हो। क्योंकि माधुरी दीक्षित उस टाइम पर अपने मतलब आप कह लो रिटायरमेंट के पथ पे चल पड़ी थी, और वो रिटायरमेंट की शक्ल दिखने लग जाती है। ये बहुत बात आपको शायद थोड़ी अजीब लगे, बट ये रियलिटी है। आपको कहीं ना कहीं वो एक्ट्रेसेस का बॉडी लैंग्वेज ही बताने लगेगा कि अब वो भी समझ गई हैं कि अब बॉलीवुड में हमें हीरोइन तो नहीं कोई ले सकता। हाँ, अगर हम कर सकते हैं तो कोई कैरेक्टर रोल कर सकते हैं। लेकिन माधुरी ने जो है इस फिल्म के बाद उनके बच्चे बच्चे हो गए, और वो कई समय तक विदेश में रहीं। फिर उसके बाद वो वापस लौटी और धीरे धीरे बॉलीवुड में उन्होंने अपनी जगह बनाई। लेकिन अब वो पूरे तरीके से हिंदुस्तान आने के बाद भी ऐसा तो उनका कोई करियर चला नहीं, क्योंकि कोशिश तो उन्होंने बहुत करी अपने आप को वापस से सेटल करने की, वही अपना ऑरा मैजिक क्रिएट करने की, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि ये एक सच बात है। तो अगर इस फिल्म में माधुरी की जगह रानी मुखर्जी भी होती या प्रियंका चोपड़ा होती तो ज़्यादा अच्छा होता, या कोई और ऐसी लड़की होती जो बड़ी एक अलग सी वाइब देती। लेकिन ठीक है, अब हो सकता है बात नहीं बनी हो, संजय लीला बंसाली ने ट्राई किया हो लेकिन वो इक्वेशन बैठी ना हो, और जिसकी वजह से जो है माधुरी दीक्षित आई। माधुरी दीक्षित को भी इसीलिए लिया गया क्योंकि वो क्लासिकल डांस काफ़ी अच्छा करती हैं, और उनकी स्पेशलिटी है। प्लस पहली बार ऐश्वर्या और माधुरी साथ में आ रहे थे, तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं लोगों को आई कैचिंग कि भाई एक सीनियर एक्ट्रेस है और दूसरी नई नई जो है वो आई है। क्योंकि ऐश्वर्या को भी कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, 97 से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से की थी। तो आप सोच सकते हैं, फिर हम दिल दे चुके सनम आई, फिर उसके बाद ये देवदास आई, और एक तरीके से लोगों को शाहरुख और ऐश्वर्या के को साथ में देखने की बड़ी एक वो हसरत भी थी। क्योंकि जब पहली बार ये दोनों साथ में आए थे तो भाई बहन के रोल में आए थे, जो एक जोश पिक्चर आई थी, तो ये भी लोगों को बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर बाद में इन्होंने एक गाना भी साथ में किया था, आइटम सॉन्ग कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना, तो ये भी गाना आया था। तो बट एज अ फिल्म ये लोग साथ में और कर नहीं पाए। कहा जाता है कि चलते चलते मूवी भी पहले ऐश्वर्या और जो है शाहरुख खान करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से रानी मुखर्जी की एंट्री हो गई, तो वो भी जो है चीज़ें नहीं देखने को मिली। आगे इस जोड़ी को हमने बहुत बाद में ए दिल है मुश्किल में देखा था, साथ में शाहरुख और ऐश्वर्या को। लेकिन इस फिल्म में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई। इस फिल्म के सेट, इस फिल्म के कॉस्ट्यूम, हर जगह पर ये था कि भाई संजय लीला बंसाली ने क्या सेट्स बनाए हैं, तो हॉल पर ही जाके देखने को मिलेंगे, टीवी पे तो जाकर नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन जो भी था, फिल्म हिट हुई, फिल्म को अवार्ड्स भी मिले, और इस्माइल दरबार का म्यूज़िक था, जो मैं समझती हूँ शायद इसके कुछ एक दो गाने थे जो थोड़े से हाइप में रहे, जैसे डोला रे डोला काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और वो मार डाला। बाकी बैरी पिया वो भी ठीक ही था, मतलब गाने कोई वो वाले नहीं थे जो हम दिल दे चुके सनम के थे, या मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे कि हम दिल दे चुके सनम के तो सारे गाने बड़े पॉपुलर थे, नो मैटर वो क्लासिकल ज़रूर थे, लेकिन उन गानों का अपना एक चार्म था। यहाँ पर एक दो गाने थे, और वो माधुरी का वो जो मार डाला जो स्टेप था, वो ज़मीन पे बैठ के आगे की तरफ से घसीट रही है, और फिर एक हाथ पीछे रखती है, फिर उस हाथ को वापस लाती है, फिर दोनों हाथों से घसीट के आगे जाती है। हम लोग भी बचपन में ये करते थे, लेकिन हमसे ये स्टेप नहीं होता था। तो खैर, ये फिल्म में बिल्कुल भी, मतलब मैं इसको अगर रोस्ट करूँ, डीप
डेप्थ में जाके रोस्ट करूँ ना, तो इतना ही कहूँगी कि ये फ़िल्म पूरे तरीके से आपको बर्बाद कर देने वाली है, लिटरली। कि मोहब्बत में कहते हैं ना, या तो इंसान बर्बाद होता है या आबाद होता है। इस फ़िल्म को देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि सिर्फ बर्बाद हो सकता है, आबाद तो हो ही नहीं सकता। अगर शादी हो भी जाती पारो या देवदास दोनों की, तो भी क्या होता, क्या उखाड़ लेते दोनों, शादी करते, बच्चे पैदा करते, और क्या करते, ऐसा क्या नया कर देते। अब इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? चंद्रमुखी का। भाई चंद्रमुखी को इतना बांका नौजवान मिला कि जिसके लिए उसने अपना पूरा प्रोफेशन ही छोड़ दिया, जो उसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल प्रोफेशन था। मैं उसे बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपको पता ही है कि वो एक वेश्या शायद थी, जितना मुझे पता है, नाचने वाली थी। और इधर जो है पारो भी, जो पारो का कैरेक्टर था, ऐश्वर्या का भी ऐसा ही था कि उसके भी नौटंकियाँ होती थी उसकी फैमिली में भी। इसी वजह से जो है उसके परिवार को पारो पसंद नहीं थी। तो मतलब जो है देवदास की ज़िंदगी में जो भी लड़की आती थी, वो कहीं ना कहीं नौटंकी वाली, नाचने वाली टाइप की ही हुई है, चाहे वो पारो हो, चाहे वो चंद्रमुखी हो। लेकिन वही वाली बात है कि देवदास एक्चुअल में सच्ची मोहब्बत इस फिल्म में जो देवदास को अगर किसी से हो गई थी ना, तो वो हो गई थी शराब से। और शराब का साथ उसने बिल्कुल नहीं छोड़ा कि भाई अब ज़िंदगी में ये आई है मोहब्बत, तो मैं इसे तो नहीं छोड़ूंगा, इस नशे को नहीं छोड़ूंगा, यही मेरा नशा है और यही मुझे पिएगा। देखा जाए तो लोग सच ही कहते हैं कि आप शराब को नहीं पीते, शराब आपको पीती है। और वाकई ये शराब जो है वो देवदास को पी गई, और एक तरीके से सच्ची मोहब्बत आप इसे कह सकते हैं देवदास की, जो एक्चुअल में शराब ही थी, और उसने वो पी ली, और एट द एंड ऑफ द डे वो समा गई और उसको इस दुनिया से उठा के ले गई। बेचारी पारो तो गिल्ट के चक्कर में मर गई। और आप देखिए, पारो जब मरी होगी तो जो उसके ससुराल वाले होंगे, उनको रद्दी भर भी अफसोस नहीं होगा, यार हमने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो एक लड़की जो थी वो किसी और से प्यार करती थी, लेकिन देखो ना, उसने मेरे मेरे जैसे बूढ़े आदमी से शादी कर ली, जिसके ऑलरेडी इतने बड़े बड़े लौंठे बच्चे थे। वो उसका हस्बैंड पार्वती का ये नहीं सोचेगा, पारो का, वो खुद को जिम्मेदार नहीं कहेगा, वो पारो को ही कहेगा कि बच्चलन थी, कुलक्षणी थी, कुलटा थी, देखो किसी और से प्यार करती थी, पैसे के लालच में देखो यहाँ पर आ गई, और देखो ये तो पता नहीं अपने यार के साथ ही भागने वाली थी। कौन, मतलब कौन उसके लिए सिंपैथी करेगा? कोई नहीं करता ज़िंदगी में। और रही बात इसकी चंद्रमुखी की, तो ये बेचारी जोगिनी सन्यासिनी बन के भटकेगी देवदास की याद में। मुझे तो चिंता है कि कहीं यही ना शराब पीने अब चंद्रमुखी ना लग जाए। मतलब लिटरली, मतलब देखा जाए तो बेचारी चंद्रमुखी का ही नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ। उसने एक लिटरली एक जेन्युइन मोहब्बत करी कि भाई मैं इस आदमी के लिए अब अपना सब कुछ तन मन जो है वो न्यौछावर करूँगी, और किसी और पर पुरुष की छाया भी अपने पे पड़ने नहीं दूँगी। और फिर उसके बाद जो है वही बंदा जब निकल जाए पतली गली से, तो फिर वो क्या करेगी? वो फिर ना घर की रही ना घाट की रही, उसने अपना काम धंधा भी छोड़ा, और उसके बाद वो अब क्या करेगी? इस सब में क्या कह सकते हैं। लेकिन हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर हुआ चंद्रमुखी का कि वो इस काम से, जो इस धंधे पर वो थी, उससे वो बच के किसी आध्यात्मिक रास्ते में चली गई, तो एटलीस्ट उसका जीवन थोड़ा तो संवर गया। यहाँ पर देवदास भी यही करता कि भाई नहीं हो पाई शादी, जो भी कारण रहे, भाई पहले तो तुम ही डर गए। भाई ठीक है, तुम्हारे माँ बाप नहीं मानते हैं तो फिर भाग लो ना। कितनी बार तुम्हें बोलेंगे? एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तुम्हारी अपनी गृहस्थी बस जाएगी, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तुम बच्चों को लाकर अपने माँ बाप के चरणों में रख देना, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है, 100 में से कोई एक फैमिली होती है जिनको इसका भी कोई असर नहीं होता। लेकिन बच्चे को, अपने बच्चों के बच्चे देखकर तो हर किसी का मन पसीज जाता है कि भाई हमारे बच्चे का बच्चा हो गया, अब छोड़ो भाई, अब कर ली बच्चों ने शादी, अब ठीक है। तो ऐसा कर लेते, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे तो भुगतो,
क्या है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम मर गए हो, तुम मर के तुम्हारी आत्माएं मिलेंगी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो कई प्रेमी होते हैं ना, वो इसी वजह से ऐसी हरकतें करते हैं कि हम मर के ऊपर मिलेंगे। अरे भाई, ऊपर कोई रिजॉर्ट नहीं है कि तुम्हारा कोई हनीमून लॉज नहीं खोल रखा है कि भाई तुम यहाँ नहीं मिले तो ऊपर तुम संगम करोगे। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो कई कपल्स करते हैं, कई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं। तो ये प्लीज़ ये मत कीजिए। तो ये बेसिकली ये पूरी पिक्चर ही बड़ी इडियोटिक है। और संजय लीला बंसाली का भी इसमें क्या कसूर है। उन्होंने तो एक भाई एक रेडीमेड स्क्रिप्ट, एक रेडीमेड पूरी हर चीज़ को थोड़ा मॉडिफाई करके बना दिया। और देखा जाए तो मैंने वो पुरानी वाली भी देवदास थोड़ी देखी है, स्पेशली उसका एंड सीन काफ़ी सिमिलर है जो नई वाली जो सन 2002 में जो देवदास आई थी उसके काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है चीज़ों में। क्योंकि एक तरीके से ये इसका एक रीमेक थी, जैसे शोले का रीमेक बनी और पता नहीं कितनी फिल्मों के रीमेक बनते हैं, तो ये भी एक देवदास का एक रीमेक थी। वो बात अलग है कि इसको थोड़ा मॉडिफाई और उस दौर की जो जनरेशन थी सन 2002 की, उसके मूड को ध्यान में रखकर कि भाई सेट्स हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, थोड़ा लार्ज स्केल पर एक फ़िल्म बनाते हैं। तो संजय लीला बंसाली तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए मशहूर है, अपनी क्रिएटिविटी के लिए। तो उस क्रिएटिविटी को ही उन्होंने अपनी ढाल बनाया। बट एक्चुअल में फ़िल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। गाने भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, कुछ चुनिंदा गाने हैं जो ठीक हैं, बट बहुत ब्लॉकबस्टर गाने तो बिल्कुल नहीं हैं। मैं डोला रे डोला गाने को कह सकती हूँ कि हाँ, वो आज भी बजाया जाता है और गाया जाता है। और मार डाला मैं कहूँगी वो भी ठीक ही है जब कोई मुजरा सॉन्ग होता है। और तीसरा बैरी पिया तो इतना ज़्यादा अब सुनने में आता भी नहीं है। तो मैं कहूँगी कि म्यूज़िक भी कोई बहुत बढ़िया म्यूज़िक नहीं था। वो बात अलग है कि भाई हाइप दिया, सब कुछ दिया, एक क्लासिकल टच था, सब कुछ किया। वो हाँ, वो एक चीज़ बड़ी फेमस हुई थी माधुरी की, वो ढाई शाम रोक ले रोक ले रोक ले, वो एक चीज़ थोड़ी पॉपुलर हुई थी। आज भी जब कोई मिमिक्री होती है माधुरी दीक्षित की तो इस गाने के उस बोल को लिया जाता है, उस मुखड़े को लिया जाता है, उस टुकड़े को गाने के लिया जाता है। बट ऐसा कोई बहुत ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक नहीं रहा था। फिल्म को ओवर हाइप किया गया था, बट फिल्म चल गई तो चल गई। लेकिन आप देखिए कि इस फिल्म से सीखने जैसा तो कुछ खासा है नहीं। इस फिल्म में किरण खेर भी थी, और आप लोगों को याद होगा जब किरण खेर इंडिया गॉट टैलेंट को जज करती थी ना, तब वो कोई भी ऐसा ऊट जलूट स्टंट देखती थी ना तो पूरा मतलब कंटेस्टेंट को लताड़ती थी, लिटरली उनको फटकार लगाती थी कि भाई अगर तुम्हें अपनी जान से खेलने का इतना ही शौक़ है ना तो जाओ सरहद पे जाओ। बिल्कुल बात सही है। अगर आपको अपनी जान की कोई कीमत नहीं है ना तो मैं तो कहती हूँ फ़ौज में भर्ती हो जाओ। भाई हो जाता फ़ौज में भर्ती, देवदास भी करता, देश को आज़ाद करवाने की वो जंग में शामिल होता तो मज़ा भी आता, कोई देश को भी थोड़ा और सपोर्ट मिलता। क्योंकि वो दिखाया ही गया है उसकी फैमिली जो है अंग्रेज़ों के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात है, तो थोड़ी मज़ा आता कि भाई देवदास जो है वो फ्रीडम फाइटर बन गया, मज़ा आता देखने में। ये क्या भाई, पारो बाबूजी कहते हैं पारो को छोड़ दो, पारो कहती है शराब को छोड़ दो, है तुम कहते हो जीना छोड़ दो। मतलब क्या फट्टे डायलॉग है। मुझे तो डायलॉग भी ठीक से याद नहीं है, सच बताऊं तो मुझे मतलब लिटरली बहुत ही इरिटेटिंग रोल है। मतलब शाहरुख खान की कई ऐसी फिल्में हैं जिनको मैंने बहुत अप्रिशिएट किया है, उसके बारे में मैंने अपने चैनल पर बात भी करी है, लेकिन ये फिल्म मुझे शाहरुख की सबसे इरिटेटिंग फिल्म लगती है। ठीक है, एक्टिंग होगी अच्छी, आप सब कुछ कह सकते हो, बट आई डोंट लाइक। मुझे इस फिल्म में शाहरुख का जो उन्होंने जो क्रिएट किया था ना वो मुझे पसंद नहीं आया। अब आप ठीक है, आप लोग शाहरुख खान के फ़ैन हो सकते हो, आप लोग जो है उनको अप्रिशिएट करते हो, मैं भी उनके अच्छे परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन यहाँ पर ना मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी।
हालांकि शाहरुख ने कहा था कि जब ये फिल्म आएगी मेरी देवदास, तो लोग मेरे हेयर स्टाइल को कॉपी करेंगे, ये नहीं है कि मेरी तरह शराब पीना शुरू करेंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जब दिलीप कुमार साहब की देवदास आई थी तो मैंने सुना था कि लोगों ने, लड़कों ने पीना शुरू कर दिया था, लेकिन इसमें ऐसा होगा कि मेरे हेयर स्टाइल को लोग कॉपी करेंगे। बट क्या वाकई हेयर स्टाइल कोई ऐसा कोई था खास जिसको कॉपी कोई करेगा? मैं इससे अच्छा हेयर स्टाइल तो सलमान खान का था तेरे नाम में, जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने कॉपी किया था। सच में मुझे तो नहीं लगा कि शाहरुख के वो देवदास कट को किसी ने फॉलो किया था जब देवदास आई थी। तो खैर, ये कुछ छोटी छोटी सुनी हुई बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी। हालांकि मैं इसे डीप डेप्थ में जाकर इतना ही रोस्ट कर सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस फिल्म में आपको डिप्रेशन ही एक तरीके की महसूस होगी। मैं इस फिल्म को अगर आज देखूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं या तो गुस्सा आएगा या इरिटेशन होगी। लिटरली मुझे ये दो चीज़ें ही होंगी। जब ये फिल्म मैंने तब देखी थी बहुत साल पहले, जब ये आई थी, तो सच बताऊं तो मैंने टीवी पे देखी थी, हॉल पे तो देखी नहीं थी। और कोई खासा मुझे पिक्चर ना इतनी समझ नहीं आई थी। लिटरली ठीक है, मेरा रिएक्शन तब भी था ठीक है। आज तो मेरा ठीक है बोलने का भी दिल नहीं करता। ठीक है, ये बॉलीवुड की कुछ क्लासिक फिल्मों में से होगी, उसे काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे होंगे या किया, या आज भी लोग इसको देखते हैं, पसंद करते हैं इसकी डायरेक्शन को। वो सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन मुझे ये फिल्म बहुत निराश करती है। क्योंकि अगर मैं इसे प्रैक्टिकलिटी में देखती हूँ तो मुझे ये फिल्म बहुत निराश करती है, अगर मैं इसे एक प्रैक्टिकल विजन से देखती हूँ। और अगर मैं इसे इमोशनल विजन से भी देखूँ ना, तो भी मुझे ये फिल्म इतनी इमोशनल नहीं करती। मतलब शायद मैं ही बहुत ज़्यादा लाइफ को समझ चुकी हूँ, रिश्तों को जान चुकी हूँ। क्योंकि नहीं है भाई, मैं तो चाहती हूँ कि अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो कैसे भी करके एक नहीं हो पा रहे हैं ना, तो बेस्ट सोल्यूशन है अपना अलग अलग रहो, हिम्मत से रहो, और ऐसी अपनी पर्सनालिटी बनाओ कि कोई साला तुम पर बुरी नज़र भी ना डाल सके। तो मैं तुम्हें अप्रिशिएट कर सकती हूँ। तो मैं इसे एक इमोशनल मूवी मैं कहती कि हाँ भाई, कि दोनों एक दूसरे से भले ही अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड भी हैं, प्योर भी हैं, और अपनी अपनी ज़िंदगी को हिम्मत से जी रहे हैं। मैं ऐसे कपल्स की ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, रादर देन कि भाई या तो आप लोग भाग लो, भाग नहीं सकते हो तो फिर ना किसी और के जीवन में आओ, ना किसी और को अपने जीवन में आने दो। बिल्कुल ब्रह्मचारी बन के रहो कि नहीं भाई, जिसके साथ हमें करना था वो जब हमारे जीवन में नहीं रहा, तो अब हमें किसी और के साथ नहीं करना। मेरे लिए शायद यही इमोशनल पॉइंट है, यही एक तपस्या है। कहते हैं ना, प्यार एक तपस्या है, प्यार एक पूजा है। तो ये है असली तपस्या, ये है असली पूजा। ये नहीं है कि बेवड़ा बेवड़ी बन के जो है अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दो। कई लोगों को लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे तो हम अपने माँ बाप को टॉर्चर करेंगे। भाई, माँ बाप को तुम कितना टॉर्चर कर लोगे? चलो माँ बाप शायद हो जाएंगे, लेकिन माँ बाप के बाद कौन होगा? तब तक तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होगी, तुम्हारे फेफड़े फट चुके होंगे शराब पी पी के। और देखिए ना, फिल्म में जो देवदास है, वो पारों की वजह से नहीं मरता, वो शराब की वजह से मरता है, क्योंकि शराब उसको पी गई, खा गई। तो यही होता है। तो जो लोग लिटरली, अगर कोई मेरी बात सुन रहा है, तो मैं हाथ जोड़ के उसको कहूँगी कि भाई, ये नशा को किसी भी तरीके से अपने जीवन का कोई भी जस्टिफिकेशन करने के लिए इसको अपने जीवन में मत लाओ। कि भाई, नशा अगर करना है ना ज़िंदगी में, तो आपकी प्योरिटी का नशा होना चाहिए। आप चाहे कोई काम करो, चाहे आपका चरित्र हो, चाहे आपका कोई भी हो, हर चीज़ में अगर आप प्योरिटी का जो एक खुमारी होती है ना,
वो खुमारी नशे की खुमारी से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और लंबे समय तक टिकती है। ये जो आर्टिफिशियल नशे होते हैं, और स्पेशली आजकल तो लोग इतने ज़्यादा मानसिक तौर पर बीमार पड़ रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो मैं तो उनसे भी हाथ जोड़कर कहती हूँ कि प्लीज़ पॉसिबल हो तो इन दवाइयों से भी दूर रहो। ये भी एक तरीके का नशा है। जैसे इंसान नशे में धुत रहकर पड़ा रहता है बेसुध, वैसे ये दवाइयाँ खाकर लोग जो है वो पड़े रहते हैं बेसुध होकर। ना उनको दिन का पता है, ना रात का पता है। उनके कपड़े कहाँ खिसक रहे हैं उनको ये तक नहीं पता। चाहे वो डिप्रेशन के जो मरीज़ होते हैं ना, उन्होंने क्या पहना है, कैसे किया है, उनको उसका भी सलीका नहीं होता, नहीं उनको पता चल रहा होता। मैं आपको बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, ये जो मैंने दवाइयों की बातें करी है ना, ये चीज़ें मैंने अपनी आंखों के सामने देखी हैं। मेरी आंखों के सामने एक मैंने डिप्रेशन में मरीज़ देखा है, जिसको चलते चलते ये तक नहीं पता कि आगे एक सीढ़ी आ रही है, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं है। वो भीड़ में बैठा हुआ है, लेकिन अपनी ही एक उसमें दुनिया में वो खोया हुआ है। ना वो सबके साथ हंस रहा है, ना वो सबके साथ रो रहा है। उसको कोई इमोशन ही नहीं है, क्योंकि वो उस दुनिया का हिस्सा ही नहीं खुद को मानता। ये चीज़ें मैंने बहुत पर्सनल फ्रंट पर देखी हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ। मैंने देखा है कि लोगों को जब ये सब आता है ना, एंजाइटी, पैनिक, तो कैसे उनकी हालत हो जाती है। कुछ लोगों को तो अपने ऊपर ही डाउट होने लगता है कि कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं, वो बीमारी तो नहीं। सारी दुनिया के टेस्ट वो करा लेते हैं कि मुझे ये तो नहीं हो रहा है, मुझे वो बीमारी तो नहीं हो रही। जिस बीमारी का पड़ा उसी के सिम्टम्स अपने में ढूंढने शुरू कर दो। ये भी एक बहुत बड़ी आजकल लोगों को वहम की बीमारी चल रही है, मैंने ये भी देखी है। तो मैं ये सारी चीज़ें देखकर समझकर आपको बता रही हूँ। मैंने ये फ़िल्म इसीलिए चुनी कि इस फ़िल्म के माध्यम से मैं इस बात को भी रख सकूं, और इसी वजह से ये नशा, ये एंग्जाइटी, ये पैनिक अटैक, आजकल आप देखिए, हमारे टाइम में तो हमें पता ही नहीं होता था। हाँ, डिप्रेशन वर्ड भी मैंने कब सुना, मैं आपको बताती हूँ। सन 2006 में मैंने डिप्रेशन वर्ड प्रॉपर सुना था। ये बचपन में कभी शायद सुना हो कि 100 में से किसी एक को डिप्रेशन है, कोई दवाइयाँ खाता है। पर आज आप अगर सबके घरों की तलाशी लो ना, तो मेजॉरिटी सबके घर के दराजों में ना आपको मेजॉरिटी 4 घर छोड़ के ना दराजों में डिप्रेशन की मेडिसिन्स मिलेगी, इसकी एंग्जाइटी पिल्स, इसका ये वो। क्योंकि लोगों का जो माइंड है ना, वो बहुत वीक हो चुका है, बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। लोगों में अब कुछ भी झेलने की हिम्मत नहीं है। तो शादी को कैसे झेल लेते हैं भाई? जब तुम्हारे अंदर एक छोटी सी चीज़ झेलने की हिम्मत नहीं, तो तुम शादी क्या चलाओगे? करने चले हो तुम प्यार। ये जो देवदास था, ये कितना बड़ा लुक्खा था कि मतलब इसकी गर्लफ्रेंड ने शादी कर ली तो इसको इतना बड़ा धचका लगा कि इसने शराब का सहारा ले लिया। तो ये कितना बड़ा कमज़ोर आदमी है, कितना बड़ा कमज़ोर आदमी है। ये क्या किसी औरत को संभालेगा? इसको तो खुद ही, आप देखिए ना, देवदास की क्या लाइफ हो गई थी। सारा टाइम कोठे पे पड़ा रहना, कोठे की औरतों के साथ में रहना, बैठना, हंसना, बोलना, ये क्या है? मैं यहाँ कोठे की औरतों को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये नहीं होता ना। ये क्या लाइफ है आपकी? मतलब क्या है? एक लड़की नहीं मिली तो तुमने खुद को बर्बाद कर लिया, और वो लड़की को तुमने गिल्ट में मारा। ठीक है, वो भी तुमसे प्यार करती थी। तुमने शराब पीना इसलिए नहीं छोड़ा कि अगर तुम छोड़ लेते तो वो फिर हो सकता है वो भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाती। तुमने उसको भी करने नहीं दिया, खुद भी तुम नहीं हुए, वो भी इमोशनल होकर उसने भी अपनी जान दे दी। और जब उसने जान दी होगी तो उसके ससुराल वाले भी उस पर थू थू कर रहे होंगे। और रही बात चंद्रमुखी की, जो तुम्हें एक्चुअल में प्यार करती थी, ठीक है तुम उसको प्यार नहीं करते हो, बट एटलीस्ट ठीक है तुम उसको मना कर दो, तुम उसकी लाइफ में उसकी कोई मदद कर दो, उसको इस दलदल से बाहर निकाल कर उसको कुछ, तुम किसी अच्छे आश्रम में भेज कर तुम कुछ अच्छा अपना जीवन करो, तुम भी कुछ करो। नहीं जी, शराब पी के पड़े रहना, मतलब लिटरली, मतलब लिटरली मैं क्या बोलूँ? मैं कुछ नहीं बोल सकती। आई एम सॉरी, शायद हो सकता है आप लोगों में से कईयों की ये फेवरेट फिल्म हो,
लेकिन मेरी तो ये फेवरेट फ़िल्म नहीं है, और ऐसी कोई भी मेरी फेवरेट फ़िल्म नहीं है जो इंसान के दिमाग में गू भरती है। ऐसी फ़िल्में आपको एक झूठी दुनिया दिखाती है, सच्चा प्यार वगैरह। लाइफ में इमोशंस और आपकी प्रैक्टिकलिटी ना, इन दोनों का लेवल बैलेंस में ही होना चाहिए। ना आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हो, ना ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल। हर चीज़ का अगर आप बैलेंस रखोगे ना, तो ही आप अपनी लाइफ में एक अच्छे तरीके से जो है सरवाइव कर पाओगे और एक अच्छी ज़िंदगी लीड कर पाओगे। ये मैं कई बार कह चुकी हूँ। बट खैर, मेरे पास और इस फिल्म को रोस्ट करने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे इस फिल्म में कुछ भी समझ नहीं आया। बट एनीवे, मैं पता नहीं मुझे आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगेगा, कैसा बना है। जो भी मैंने बोला है बहुत टू द पॉइंट दिल से बोला है, और आज की जो सिचुएशन है ना, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने बोला है। ये फ़िल्म सन 2002 में आई थी और अब 2025 चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं इतने साल पुरानी ये फ़िल्म है। पहले लोग शराब से पीकर अपनी जान अपनी दाव पे लगाते थे। आज ये दवाइयाँ, एंग्जाइटी पिल, तो पता नहीं कौन सी पिल, छोटे छोटे बच्चों को दवाइयाँ दिलवाई जा रही हैं। वो हाइपर हो गए हैं बिल्कुल, उनको ना चैन नहीं है। ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने बहुत कुछ देखा है, इसीलिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो कोई पर्सनल हेट नहीं है, ना मेरी डायरेक्टर के साथ कोई पर्सनल हेट है, ना मेरी आर्टिस्टों के साथ कोई पर्सनल हेट है। और बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वाकई किसी को शेयर करने लायक है तो बिल्कुल बिंदास होके शेयर कीजिए। और आपने ये फ़िल्म देखी है, आपकी क्या ओपिनियन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तब तक के लिए टेक केयर।